सभी को नमस्कार। मैं जगदीश बिश्नोई। आज हम जिस पॉडकास्ट के लिए इस लाइव कर रहे हैं और उसमें हम लोग कई ऐसी चर्चाएं करेंगे जो हमारे स्पेशल नॉर्थ ईस्ट जो एक एरिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उनके लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में वहाँ की पूर्व की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। उस स्थिति और परिस्थिति और वहाँ के सामंजस्य को समझने के लिए हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है इस समय वो हैं डॉक्टर LR बिश्नोई सर, जो IPS हैं और पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में असम और स्पेशली मेघालय के DGP रहे हैं। इन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण समय में नॉर्थ ईस्ट को दिया और उसको नॉर्थ ईस्ट को समझने की कोशिश की। तो मैं आज ये स्पेशल चर्चा सर के साथ शुरुआत करूं उससे पहले सर आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे यहाँ जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को समझ रहे हैं। तो सर पहले मैं एक बार नॉर्थ ईस्ट पे जाऊं उससे पहले आप क्विक अगर अपने बारे में थोड़ा बता पाए कि कैसे आपकी जर्नी नॉर्थ ईस्ट तक जा पहुंची और किस तरीके से वो शुरुआत हुई। देखिए, वेटनरी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मैंने लगभग 1 साल पंजाब में वेटनरी डॉक्टर का जॉब किया। उसके बाद हम साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते रहे। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में मेरा पहले चांस में जो है वो कस्टम में हुआ, दूसरे चांस में CISF हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट, और तीसरे चांस में मुझे IPS मिला। IPS मिलने के बाद मेरा जो कैडर है वो असम एंड मेघालय जो जॉइंट कैडर है वो मेरे को एलोकेट हुआ। तो इस तरह मतलब मेरा जो है नॉर्थ ईस्ट में सर्विस के लिए मेरे को अवसर मिला। सर बहुत इसमें सर स्पेशली जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को लेके लोगों में एक तरीके का भय है, डर है, लोग आज भी जाना नहीं चाहते। वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, उसके बारे में थोड़ा सा एक विषय को विस्तार से बताइए कि कैसा रहा। देखिए, जब हम सर्विस करने गए थे तो उस समय पूरा असम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई और बहुत सारे राज्य जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, ये सारे अलगाववाद और उग्रवाद की समस्या से जूझ रहे थे उस समय। और पुलिस और प्रशासन ने मिलके, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने मिलके इस समस्या के समाधान के लिए बहुत लंबे समय तक अच्छा काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ यदि हम मणिपुर के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो आज वहाँ पूर्णतया शांति है। विशेषकर असम और मेघालय में अभी बिल्कुल शांति है और जिस हिसाब से वहाँ विकास के काम हो रहे हैं तो अभी लोगों को वहाँ बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले लोग जो है 2 कारण से डरते थे। एक तो दूरी से डरते थे कि वो दूर है, कटा हुआ है, दूसरा जो है उग्रवाद की समस्या है वहाँ पे। लेकिन अब दोनों ही तरह की समस्या नहीं है, अभी बड़ी अच्छी वहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी है, कहीं से कहीं भी लोग जो है इमीडिएटली जा सकते हैं, आ सकते हैं, और लोग बाग भी अभी विकास के रास्ते पे चले हैं, शांति का माहौल है, तो अभी बहुत अच्छा है वहाँ पे। अभी जैसे असम और मेघालय का तो मैं कह सकता हूँ कि पहले से बहुत तरक्की हुआ है वहाँ पे, चाहे विकास का काम हो, चाहे आपका शिक्षा का काम हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का काम हो। तो अभी कोई डरने वाली या इस तरह का भय मन में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा सर अगर उस पर थोड़ा विस्तार देंगे कि अभी भी वहाँ क्या चैलेंजेस है और हिस्टोरिकली क्या चैलेंजेस थे सुरक्षा को लेकर के। देखिए, हिस्टोरिकली तो हर वहाँ राज्य में लगभग उग्रवाद के ग्रुप थे और उनकी अलग तरह से मांगे थी। कुछ भारत से अलग होना चाहते थे, कुछ अपना खुद का राज्य बनाना चाहते थे। तो रास्ता भटक गए थे नवयुवक और नवयुवतियां, उन्होंने हथियार उठा के और बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा, बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया। इससे मतलब जो है विकास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और विकास प्रभावित हुआ, लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हुआ, लोगों में शिक्षा का जो स्तर था जिस तरह का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, विकास के काम नहीं हुए, लोग भय करते थे अंदर विकास का, दूर दराज के दुर्गम इलाकों में जाके विकास का काम लेने में। तो अभी वो उस तरह का माहौल नहीं है, उस तरह के वहाँ पे समस्याएं और जो उस टाइम के जो चैलेंजेस थे वो अलग थे। लेकिन अभी इस तरह के चैलेंजेस नहीं है। हाँ, अभी उस तरह के हैं कि आप मतलब जो है कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी की जो जिस तेजी से विस्तार हो रहा है वो बहुत दूर दुर्गम इलाके में पहुंचना भी बाकी है, लेकिन तेजी से पहुंच रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और उनके पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। तो मेरे को लगता है, मैं आशावान हूं कि बहुत ही जल्दी ही जो है ये उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है भारत के विकासशील क्षेत्रों में से एक होगा। ये
सर एक दूसरी बात और भी समझने की कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक हिली एरिया के रूप में माना जाता है, वहाँ प्लेन एरिया आपको कम मिलेंगे और खास करके उसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें पुलिस प्रशासन भी कई बार बहुत लार्ज लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये एक सेंटर है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि जो डिजास्टर रिसर्च है उसके लिए। तो आप उन बच्चों के लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते समय डिजास्टर को लेकर के क्या समस्याएं आती थी या देखिए, उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है भारत का बिल्कुल विशेष क्षेत्र है। विशेष क्षेत्र कई कारणों से है कि एक तो वहाँ पे जो बहुत सारे जंगल का जो बहुतायत में है जंगल, और जो हरियाली है वो दूसरे राज्यों से कहीं ज़्यादा है, और जो वहाँ का टोपोग्राफी है वो थोड़ा मुश्किल है, दुर्गम है, क्योंकि पहाड़ है, गहरे जंगल हैं और नदियां हैं। और जैसे असम की समस्याओं को ले तो वहाँ प्राय प्राय हर साल जो है बाढ़ आती है, और ये बाढ़ जब आती है तो सिर्फ प्रशासन ही नहीं, आम जनता ही नहीं, ये सब क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो यदि डिजास्टर जो रिसर्च सेंटर है उसके छात्र छात्राएं वहां जाके और उस पे यदि रिसर्च करें तो वो बड़ी मतलब अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे, क्योंकि बाढ़ की समस्या से तो अभी भी असम जूझ रहा है। इतने प्रयत्न करने के बाद भी जिस हिसाब से इसका नियंत्रण होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और मेघालय जैसे राज्य हैं, बड़ा ही मतलब एक पर्वतीय प्रदेश है, और वहाँ पे भी लैंडस्लाइड जो होते हैं बारिश के दिनों में, क्योंकि मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और राज्यों की संख्या में बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड है उसके कारण रास्ते जो है बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो उस लैंडस्लाइड के कारण जो है गाड़ियों का आ जा प्रभावित होता है। तो कोई भी प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो या चाहे आपका दूसरा प्रशासन हो, उनको जूझना तो पड़ा समस्या से, क्योंकि इस तरह के डिजास्टर रिलेटेड जो समस्याएं हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये समस्याएं दूसरे राज्यों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन सर एक डिजास्टर के साथ साथ में एक आजकल इलीगल माइग्रेशन जो नियर बाई देशों से, बांग्लादेश से, उधर म्यांमार से, रोहिंग्या का, वो बढ़ा है और वो इस तरीके की डिजास्टर वाली चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जब भी इस तरीके का कोई डिजास्टर होता है तो उसी दौर में सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, और स्पेशली ये मैंने देखा जब कोविड के दौर में मैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में था और मैंने समय बिताया, तो उस दौर में बहुत सारे लोग इस तरीके के जो टाइम था उसमें बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन हुआ। तो आप तो एक पुलिस प्रशासक भी रहे हैं, तो उस तरीके की सिचुएशनों को आप कैसे देख रहे थे? देखिए, इलीगल माइग्रेशन कई कारणों से होता था। बांग्लादेश पहले भारत का ही अंग रहा हुआ है। वहाँ पे जो ट्रेडिशन है, वहाँ पे जो खान पान है, लोगों का पहनावा है, लोगों की भाषा है, लोगों की कल्चर है, वो हमारे से काफ़ी मिलती जुलती है। बंगाली भाषा बोलते हैं, खाना भी असम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक जैसा ही है। जो हमारा बॉर्डर है वो खुला है, उसमें सब जगह जो बाढ़ नहीं लगी हुई है, कंटीली जो बाढ़ों फेंसिंग है वो पूरी सब जगह नहीं लगी हुई है, तो लोग आसानी से उसको आ जा सकते हैं। कुछ कुछ बॉर्डर ऐसा है कि जहाँ पे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी नदियां हैं, गहरे जंगल हैं, उनमें जो कंटीली बाढ़ लगाने का जो काम है काफ़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। तो इस तरह के जो खाली क्षेत्र होते हैं उनका वो फायदा उठाते हैं, उस तरह के एरिया से पास होके आराम से यहाँ आ जाते हैं। यहाँ की कल्चर सेम होने के कारण, भाषा सेम होने के कारण लोगों में घुल मिल जाते हैं। और क्योंकि बांग्लादेश में जो काम जैसे लोगों को मिलना चाहिए था वो पहले नहीं मिलता था, तो इसलिए वो भारत में अपनी रोजी रोटी के लिए भी आते थे। और ये समस्या जो है अब की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये समस्या है, और कुछ कुछ सालों में बहुत ज़्यादा होती थी। कुछ फिर प्रशासन और सरकारें जब उन्होंने प्रयास किए तो ये समस्याएं काफ़ी कम हुई है। तो अभी तो काफ़ी कम है, पहले की बजाय काफ़ी कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इसका समाधान होना अभी बाकी है। इसके लिए सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सब लगे हुए हैं, और मैं आशावान हूँ कि जल्दी से इस समस्या का समाधान होगा। सर लास्ट क्वेश्चन सर, कि हमारी जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, यंग स्कॉलर है, एकेडमिशियन है, उनके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके के स्कोप के लिए देख रहे हैं स्पेशली? नहीं, मैं तो सारे छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि भारत का हर हिस्सा हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना हमारा अपना घर। पूरा भारत हमारे लिए एक घर के समान होना चाहिए। हमारे मन में
तनिक भी ये झिझक नहीं होनी चाहिए कि उस राज्य में मैं यदि जाता हूं तो मन में शंका होनी नहीं चाहिए कि वहां ये समस्याएं हैं। भारत का हर हिस्सा हमारे दिल में प्रिय होना चाहिए और युवाओं को भारत के हर हिस्से में काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, तरह तरह की परंपराएं हैं, तरह तरह की रीति रिवाज हैं, तरह तरह के समाज हैं। तो जब हम लोगों से मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, काम करेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद में जो मन में संशय है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो लोगों को वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए और वो जाने के बाद पाएंगे कि ये कोई अलग नहीं है। भारत में जैसे दूसरे राज्य हैं, इसी तरह के लोग बड़े अच्छे हैं, हरियाली बड़ी अच्छी है, वातावरण बड़ा अच्छा है, कोई वहां पे प्रदूषण नहीं है। तो जब भी कोई जाता है उसको काम करने के बाद वहां अच्छा ही लगता है। और यही मेरा युवाओं से संदेश रहेगा कि वहां जाए, भारत को समझने की कोशिश करें, भारत को समझने का प्रयास करें, अलग अलग राज्य के लोगों से आपस में प्रेम करें, कोई भी अपने मन में किसी तरह की दूसरे लोगों के प्रति नफरत भरा अंदाज न रखें, सब एकजुट मिलके रहें और नशा आदि से दूर रहें और अपना भविष्य जो है सुधारें, तभी देश तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ स्पेशल पॉडकास्ट के लिए एलआर साहब जुड़े। आगे भी हम लोग एक बहुत बड़ा विस्तृत पॉडकास्ट नॉर्थ ईस्ट को लेके आएंगे सर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।